गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक? नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। जय हो, किसकी जय हो? सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। तो हमारी जो एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, और इस टेस्ट सीरीज में कोई अनावश्यक प्रश्न नहीं होगा। इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य है कि आपका जो समय खराब होता है अनावश्यक प्रश्नों को लेकर, उन प्रश्नों को लेकर जिनको लेकर आप पूरे दिन डाउटफुल रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस श्रृंखला के तहत, चाहे वो 200 प्रश्न हो चाहे वो 500 प्रश्न हो, वो कंप्लीटली मैं सॉल्व करवा दूंगा। और ये वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक प्रकार से आपका जो पूछे गए प्रश्न है उनकी भी एक तैयारी होगी, प्लस जो दिमाग में आपको लेकर, इनको लेकर जो 3 से 4 किताबों में एक जो टेंशन होती है कि सर किसका सही होगा किसका गलत होगा, ये डाउट भी आप लोगों के दूर हो जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, याद रखना। आप हो सकता है कि कुछ अनावश्यक प्रश्नों में उलझे रहें, कुछ ऐसे प्रश्नों को देखकर टेंशन हो जाती है कि सर मेरा किसी टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन ये जो प्रश्न मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ये वो बेहतरीन प्रश्न है जो पूर्व एग्जाम में आए हैं और जिनको लेकर एक विवाद की स्थिति रहती है। आप लोगों से मुझे ये प्रश्न मिलते हैं, उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को आपके समक्ष मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। कोशिश ये रहेगी जब तक पॉसिबल होगा तब तक वीक में कम से कम 4 दिन आप लोगों के पास जरूर आऊं, और भी पॉसिबल हुआ तो 7 डेज भी अपन कर सकते हैं। एक दिन तो बीच में इशू रखेंगे, एक दिन केवल मोटिवेशन वीडियो को लेकर रहेगा और बाकी ये चीज चलती रहेगी। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरुआत करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग लगभग बच्चे जुड़ चुके हैं, 1000 के आसपास बच्चे इस समय मुझे दिख रहे हैं। वेरी गुड, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था शाम से, जब से मैंने स्ट्रीम लगाई तब से हर कमेंट मैं आप लोगों का देखता हूं, हर कमेंट को लाइक। कोई मेरे पास टीम नहीं है, याद रखना, कि वो कोई टीम का सदस्य आपके कमेंट्स को पढ़ता हो। मैं ही आपके कमेंट को पढ़ता हूं, मैं ही आपका रिप्लाई देता हूं, याद रखना। तो आप लोगों के कई बार कमेंट पढ़ता हूं, अभी यूट्यूब पे पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि आप समय वेस्ट तो बहुत कर रहे हैं। एक सोच, आप सबको पता है कि एक पेड़ से लाखों तीलियां बनाई जा सकती हैं, एक पेड़ से लाखों तीलियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक तीली लाखों पेड़ों को नष्ट कर सकती है। एक पेड़ से लाखों तीलियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक तीली लाखों पेड़ों को नष्ट कर सकती है। ऐसा ही एक नकारात्मक विचार आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, याद रखना। आज अधिकतर लोग जो पीड़ित हैं वो इसी नकारात्मकता से हैं। मैं आप लोगों के कुछ कमेंट देख रहा था, किसी ने कहा कि हमारे बच्चे रीट का एग्जाम देंगे, किसी ने कहा 2023 तक हो जाएगा, किसी ने कहा 2024 तक हो जाएगा, किसी ने कहा कि डोटू अंकल आए थे लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं है। तो ये नकारात्मकता है। मैंने कहा कि 2021 में एग्जाम होना है, और यदि आप इतने नकारात्मक हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी धंधा अपना लेना चाहिए। गोलगप्पे की दुकान है, टमाटर बेचने की दुकान है, बैंगन बेचने की दुकान है, ये ऐसे बिजनेस हैं फल सब्जी के, क्योंकि कोरोना काल में सब दुकानें बंद हैं, केवल सब्जी वाली दुकानें खुली हैं। तो एक अच्छा भविष्य है सब्जी वाली दुकानों में। तो जो बच्चे इतने नकारात्मक सोच सकते हैं, मेरी उनको एक सलाह है कि उनको निश्चित रूप से किसी प्रकार की सब्जी की दुकान के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो किसी भी काल में बंद नहीं होती है, याद रखना। खैर छोड़िए, आपकी नकारात्मकता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं लाखों कोशिश कर लूं, लेकिन आप रहोगे वैसे ही। एक बच्चे का कमेंट था कि सर मुझे कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो उस समय कुछ बच्चों के कमेंट थे, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं आप लोगों का। मैं बंद करने के बाद भी आपके कमेंट देखता हूं, याद रखना, कि कौन बच्चा कितना नेगेटिव सोचता है। तो एक का कमेंट था कि देखो कोरोना आ गया, कितनी बड़ी बात है, अरे हिंदुस्तान देश है। एक बच्चा जब अपने दर्द को शेयर करता है तो हमें यह कहना चाहिए कि तू सही हो जाएगा, तू बहुत जल्दी सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ये परिस्थितियां हैं, खराब हैं, बदलेंगी, बहुत अच्छा वक्त आएगा। लेकिन हम मजाक बनाने लग जाते हैं। अरे कोशिश करो किसी के दुख दर्द को बांटने की, किसी के चेहरे पे खुशी लाने की, किसी को डराइए मत,
किसी को दर्द देने की कोशिश मत कीजिए। आपका एक छोटा सा पुनर्बलन, आपका एक सकारात्मक पुनर्बलन किसी की जिंदगी में एक नई उम्मीद खड़ा कर सकता है। इस जमाने में, इस कलयुग में अधिकतर लोग उम्मीदों को तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन आपसे मैं निवेदन करूंगा कि किसी की उम्मीद को जगाइए, किसी को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दीजिए, किसी को डराइए मत। आपका शब्द से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। खैर छोड़िए वो सीरीज, वो अपनी बातें। मैं शुरुआत कर रहा हूं स्टेज सीरीज के एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है, और इस प्रश्नों की श्रृंखला के तहत हम लोग पहला प्रश्न जो देख रहे हैं, ये सब के सब वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इनमें पहला प्रश्न जो देख रहे हैं आप, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पियाजे को लेकर आप में से बहुत से बच्चे, पियाजे को लेकर आप में से बहुत से बच्चे मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि सर ये जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत समझ में नहीं आता। देखिए, जीन पियाजे पहला व्यक्ति था जिसने 1932 में नैतिक विकास सिद्धांत दिया अपनी किताब मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, और इसका पूरा नैतिक विकास साक्षात्कार विधि पर आधारित था जो इसने अपने खुद के बच्चों पे किया था स्पेशली। तो नैतिक विकास पे सबसे पहला सिद्धांत जो माना जाता है वो किसका माना जाता है? जीन पियाजे का माना जाता है। किसका माना जाता है? जीन पियाजे का माना जाता है। तो आपका प्रश्न क्या होगा? प्रश्न ये पूछ रहा है किशोर अवस्था, किशोर अवस्था पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में शामिल होगी? पहला ऑप्शन नैतिक वास्तविकता की अवस्था, दूसरा दबाव की नैतिकता की अवस्था, प्रायित नैतिकता की अवस्था, और चौथा है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। जीन पियाजे ने शुरुआत में जब अपने नैतिक विकास के चरण बताए थे तो 4 बताए थे। अनोमी चरण, जिसको विधि रहित चरण बोला गया, हेट्रोनोमी प्राधिकार अवस्था, हेट्रोनोमी पारस्परिक आदान प्रदान की अवस्था, और ऑटोनोमी अवस्था स्वायत्त अवस्था। लेकिन बाद में इसने 1940-42 में संशोधन करके इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया। कितने पार्टों में डिवाइड किया? 2 पार्टों में। अधिकतर बच्चों का उत्तर आ रहा है डी सी। वेरी गुड, डी और सी। डी पे अधिकतर बच्चे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरी बात का किसी का बुरा मत मान जाना। कुछ बच्चों को मैंने डांटा है उनके नेगेटिव कमेंट को लेकर, लेकिन आपके आंसर बहुत शानदार आ रहा है। डी उत्तर आ रहा है आपका। तो ऑडियंस पोल जो है, उस ऑडियंस पोल के अनुसार ये डी उत्तर सही है। मतलब ऑडियंस अधिकतर इसके समर्थन में है, स्वायत्त नैतिकता। समझिएगा, जीन पियाजे ने 2 अवस्थाएं बताई थी, बाद में लास्ट में जाके 4 अवस्थाओं को। एक थी प्रायित नैतिकता, और प्रायित नैतिकता जो थी वो थी 2 से 8 वर्ष। कितने थी? 2 से 8 वर्ष। और स्वायत्त नैतिकता जो है वो 9 से 11 वर्ष के मध्य प्रारंभ होती है। ठीक है, 9 से 11 वर्ष से प्रारंभ होती है। तो किशोर अवस्था का कार्यकाल क्या होता है? किशोर अवस्था का कार्यकाल होता है 12 या 13 से 18 या 19 वर्ष किशोर अवस्था का कार्यकाल माना जाता है। तो इसका मतलब किशोर अवस्था कौन सी अवस्था में आएगी? स्वायत्त नैतिकता में। तो यह प्रायित नैतिकता का मतलब क्या है? प्रायित नैतिकता मतलब क्या है? जहां बच्चे की नैतिकता दूसरों पे डिपेंडेबल रहती है, दूसरों के दबाव में आके करता है। और स्वायत्त नैतिकता का मतलब होता है जहां वो नैतिकता का निर्धारण खुद करता है कि मेरे अनुसार सही क्या है, मेरे अनुसार गलत क्या है। तो जहां अपने विवेक का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा वो स्वायत्त नैतिकता है। यहां बच्चे में सहयोग की नैतिकता का विकास होता है। और प्रायित नैतिकता में वो दबाव में आकर नैतिकता का पालन करता है। वो दबाव माता पिता का हो सकता है, वो टीचर का हो सकता है, वो समाज का हो सकता है, वो भगवान का हो सकता है। वो अवस्था होती है प्रायित नैतिकता। तो प्रायित नैतिकता 2 से 8 वर्ष और स्वायत्त नैतिकता 9 से 11 वर्ष से प्रारंभ होकर लगातार चलती रहती है। तो यहां जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या हो जाएगा? किशोर अवस्था कार्यकाल क्या है? स्वायत्त नैतिकता। मेरे अनुसार जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत आपके लगभग माइंड में क्लियर हो गया होगा कि जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत क्या है। ठीक है, 2020 लाइक है, वेरी गुड, व्यूज आ चुके हैं, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। पहले 5-5-6 हजार आते थे, आजकल कम, मतलब बच्चे भागने लगते हैं, ऐसा लगता है गांव में चले गए। कोरोना की भेंट में तो नहीं है, ज्यादा टेंशन ले रखी है। मस्त रहा करो, जुड़ा करो, बहुत फायदा होगा। स्टेज सीरीज में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, याद रखना। 2 नंबर पे दूसरे प्रश्न की अपन चर्चा करेंगे। पूर्व किशोर अवस्था में सवेंग होते हैं। अब देखो, सवेंगों को लेकर बहुत विवाद होता है, सवेंगों को लेकर बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं। जब तीनों अवस्थाएं अपन पढ़ते हैं, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, बहुत सिंपल वर्ड में याद रखना। आपका प्रश्न जवाब देते हैं फटाफट। पूर्व किशोर अवस्था में
कौन सी अवस्था है? पूर्व किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था मतलब लगभग 12 से 16 वर्ष का समय क्या है? पूर्व किशोर अवस्था है। 12 से 16 वर्ष पूर्व किशोर अवस्था है, ठीक है। में सवेंग होते हैं, पूर्व किशोर अवस्था में सवेंग होते हैं। तो पूर्व किशोर अवस्था में सवेंग कौन से होंगे? टोंक से प्रणाम, वेरी गुड। गांव में बैठे देख रहे हैं, गांव का ही मजा है साहब। अवनी बुक तैयार हो गई है, वेरी गुड। जो बच्चे पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते हैं उनकी हर बुक तैयार होगी। रोना रोने वाले रोते रहेंगे, किताब को देखकर रोता रहेंगे कि सर इजी सी किताब निकालो। इजी सी किताब 2018 में देखी नहीं लोगों की आपने कि 1% तक नहीं आया, 30 में से 1% तक नहीं आया, जो बड़ी बड़ी किताबें जिनकी बिकती थी। तो अब तो जमाना ही हार्ड का है। आज देख लो कैसी कैसी स्थितियां हो रही हैं। तो सरलता का तो जमाना ही नहीं बचा। तो जो बच्चा बहुत सीरियस है वो बच्चा पढ़ रहा है अवनी मनोविज्ञान को। डी 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 बी, वेरी गुड, डी डी, ठीक है। ऑडियंस पोल जो है वो जीत रही है इसमें भी। अनियंत्रित व अयुक्ति संगत, समझिएगा, अयुक्ति संगत, नियंत्रित, युक्ति संगत, ठीक है। देखिए अयुक्ति संगत यहां भी सही है। अयुक्ति संगत मतलब वो उनको गलत तरीके से उनकी पूर्ति की कोशिश करता है, इसलिए अयुक्ति संगत माना गया है। शेष अवस्था और बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था, तीनों में बहुत सिंपल बात याद रखिएगा। शेष अवस्था में सवेंग बच्चे के स्वाभाविक होते हैं, नेचुरल होते हैं। जैसा सवेंग आएगा उनको वैसा ही व्यक्त करेगा, वो सवेंगों को दबाएगा नहीं। लेकिन जब बाल्य अवस्था में बच्चे के सवेंग होते हैं तो बाल्य अवस्था में बच्चा अपने सवेंगों को नियंत्रित कर लेता है, उनका दमन कर लेता है। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। और जो किशोर अवस्था होती है वो एक ऐसी अवस्था होती है जहां बच्चा अपने सवेंगों का दमन नहीं करता है, उसका अपना नियंत्रण नहीं रहता है। कई बार हम पढ़ते हैं कि सबसे अधिक जो सुसाइड होते हैं, कौन से? सबसे अधिक जो सुसाइड होते हैं वो किशोर अवस्था में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि किशोर अवस्था का बच्चा भावुक होता है। हम कहते हैं कि यार छोटी सी बात के ऊपर सुसाइड कर लिया। हमारे लिए वो छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन उसके इमोशंस उसको इतना अस्थिर कर देंगे कि उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा। किसी ने डांट दिया, इस बात पे सुसाइड कर सकता है। पापा ने कोई चीज नहीं लाके दी, इस बात पे सुसाइड कर सकता है। और जिसके साथ उसने अपने साथ जीवन के सपने बुने थे वो किसी और के साथ हो गई तो उसके सवेंग अस्थिर हो सकते हैं, सुसाइड कर सकता है, क्योंकि उसके सवेंग उससे करवाते हैं। इसलिए भावुकता की अवस्था है, अमूर्त सवेंगों की अवस्था है, अवास्तविकता की अवस्था है, अयुक्ति संगतता की अवस्था है। सवेंग सबसे अधिक अस्थिर कहां होंगे? तो आपका उत्तर होगा किशोर अवस्था। स्थिर कहां होंगे? बाल्य अवस्था। और स्वाभाविक नेचुरल कहां होते हैं? शेष अवस्था। तो याद रखिएगा, 2 प्रश्न अपने हो चुके हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, दोनों ही आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो पॉजिटिविटी रखा करो। जिंदगी में जितनी व्यस्तता है, जितनी चेहरे पे मुस्कान है, जिंदगी में उतना ही कुछ बेटर करोगे। रोने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, हमें हंस के जीना है और हंसते हुए हर परिस्थिति का सामना करना है और कर जाएंगे, याद रखना, ठीक है। मदद करते हुए प्रानुभूति के भाव के साथ, समानुभूति के भाव के साथ हम बहुत जल्दी बहुत पॉजिटिव होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, अरे मैं नहीं कहता इसका मतलब शेयर वेयर करते नहीं हूं। लोग कह देते हैं इसलिए उनका कर देते हूं। मैं कहता हूं तो मैं नहीं कहता इसका मतलब करते नहीं हूं, है ना। बड़े आरामी लोग हो। समझिएगा, 16 वर्ष की आयु, यहां ही लिख लेना 16 वर्ष। ये टाइप वाले ने गलती कर दी थोड़ा सा। 16 वर्ष की आयु, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? यह प्रश्न 2-3 बार आया है और दोनों तीनों बार इसका, जैसे मैंने इस प्रश्न को लिया क्यों, तो इसके डाउटफुल होने की रीजन ये था कि एक बार जब ये प्रश्न पूछा गया था तो वहां ऑप्शन में अलग उत्तर था और ये जो पूछा गया है इसमें ऑप्शन में अलग आंसर है। इसलिए मैंने आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस क्वेश्चन को लिया है। देखिए प्रश्न क्या है, 16 वर्ष की आयु तक, कौन से वर्ष की आयु तक? 16 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? 750 ग्राम से 900 ग्राम, 1200 से 1400 ग्राम। आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। अरे बी थोड़ी होगा, सही बताओ, सोच के बताओ, अरे सोच के बताओ। बी बी बी, सब बीबी के चक्कर में। 1000 ग्राम से 1200 ग्राम, 800 ग्राम से 1000 ग्राम। सिंपल सी बात याद रखिएगा,
जब हम शारीरिक विकास पढ़ते हैं बाल विकास में, और जब फिजिकल डेवलपमेंट आप लोग पढ़ते हैं, तो शेष अवस्था में जो मस्तिष्क का भार होता है, वो शुरुआती जो एडिशन है, बाद में मैंने सुधरवा दिया था, ये किताबों में बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ किताबों में 350 ग्राम, जैसे पीडी पाठक वगैरह में 350 ग्राम दे रखा है, लेकिन बहुत सारी किताबों का एनालिसिस करने के बाद मैं ये कहूंगा कि शेष अवस्था में जो मस्तिष्क का भार है, ये तीनों अवस्थाओं का इंपॉर्टेंट है। शेष अवस्था में मस्तिष्क का जो भार है वो आपको करना है 250 ग्राम। कितना करना है? 250 ग्राम। कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था में। जो कुछ मिस्टेक हैं, कुछ चीजें हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। ये सेशन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, याद रखना भाई। ऑनलाइन जो मैंने नया कोर्स जारी किया उसमें तो मैं बच्चों को बता ही रहा हूं खैर, लेकिन जो बच्चे पहले से मान लो ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं, जो मतलब अभी नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनका कोशिश ये रहेगी कि इसके माध्यम से जो है वो चीजें, कुछ किताब में मिस प्रिंट रहा है, कुछ गलतियां रही हैं, तो वो सुधर जाएंगी। यहां पे ज्यादा मिस्टेक नहीं है, मुश्किल से 5-10 मिस्टेक होंगी, वो सुधर जाएंगी, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में। तो 250 ग्राम सिर का वजन होता है शेष अवस्था में। बाल्य अवस्था में सिर का वजन होता है 1260 ग्राम। कितना होता है? 1260 ग्राम होता है, याद रखना। ये अभी जो मैं बता रहा हूं यही प्रमाणिक है, यही प्रमाणिक है। इन्हीं को वास्तविक रूप से किताब में संशोधित कर लीजिएगा। 250 ग्राम शेष अवस्था, बाल्य अवस्था में 1260 ग्राम। कितनी? 1260 ग्राम कहां है? बाल्य अवस्था में। और किशोर अवस्था में होता है 1200 से 1400 ग्राम के मध्य, यानी कि बी आंसर सही है। लेकिन यही ऑप्शन में मान लीजिए ये 1200 से 1400 ग्राम ऑप्शन में नहीं हो, वहां 1350 ग्राम भी उत्तर सही माना जाएगा। ये ना होने पर 1350 ग्राम भी आंसर सही माना जाएगा। शेष अवस्था में 250 ग्राम, बाल्य अवस्था में 1260 ग्राम और किशोर अवस्था में 1200 से 1400 ग्राम या 1350 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये माइंड में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर। ये आ रहा साहब आपके सामने चौथा प्रश्न। ये बड़ा विवादित प्रश्न था, बहुत से बच्चों ने मुझे भेजा कि सर इसमें समझ में नहीं आ रहा है। ये अभी जस्ट एचटेट में आया है। ये क्या है? जस्ट एचटेट में आया है। तो ये इस बात को व्यक्त करता है कि आने वाले एग्जाम्स का लेवल क्या हो सकता है, आने वाले एग्जाम का लेवल क्या हो सकता है, साइकोलॉजी में कितने डीपली प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं। यह प्रश्न इसी बात को व्यक्त करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेल्डन। ठीक है, कि सेल्डन जो है उसने क्या बताया है, तो सेल्डन के अनुसार, किसके अनुसार? सेल्डन के अनुसार। चौथा प्रश्न है कि सेल्डन के अनुसार, सेल्डन कौन है? जिन्होंने शारीरिक आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, और इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, एक्टोमार्फी, मेसोमार्फी और एंडोमार्फी, जिनको आप सेरोटोनिया बोल सकते हैं, सोमोटोनिया बोल सकते हैं और विसरोटोनिया बोल सकते हैं। पहले इन पे कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता था। पिछले 1 साल से पहले के पेपर उठा के देख लो, सेल्डन पे कोई प्रश्न नहीं, लेकिन पिछले 1 साल में इनके ऊपर 4 प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब कि ये ट्रेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रेंड। तो ये चीजें पहचाननी पड़ेंगी कि वर्तमान में ट्रेंड क्या कर रहा है, कहां से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण किया, तो इसने 3 व्यक्तित्व बताए। जो मैंने किताब में डाला था वो सामान्य सेट कैटेगरी थी, लेकिन एग्जामिनर ने जो इसमें पूछा है वो क्या पूछा है? परबल एंडोमार्फी। तो देखो, परबल जब आ जाता है तो आपको यह समझना था इसमें कि मैंने नॉर्मली किताब में डाला, मैंने सामान्य डाल दिया। अब कई बार तो सोचने के लिए मजबूर होता हूं, इसलिए अभी जो नई किताब आ रही है, जो अवनी मनोविज्ञान का, समग्र मनोविज्ञान का अंक आ रहा है लॉकडाउन खुलते ही, उस किताब को मैंने इतना अलग टाइप से डिजाइन किया है कि उसमें हर एक चीज को शामिल करने की कोशिश की है कि उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, बट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी किताब वो साबित होगी, अब तक की बहुत शानदार किताब साबित होगी। उसमें कोशिश की है कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इसको समझिएगा। सेल्डन ने उत्तर क्या दे रहे हैं आप? ए डी डी ABCD। समझ लो इस प्रश्न को। यह प्रश्न विवादित प्रश्न है, इसको समझिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आज आपका। सेल्डन ने, देखो, सेल्डन ने 1 से लेके 7 तक की श्रेणियां बनाई हैं, 1 से लेके 7 तक की, और इसने ये कहा कि जो सबसे मोटा होता है उसको सबसे ऊपर ही ऊपर श्रेणी देता है 7,
और जो सबसे पतला होता है उसको देता है 1। ठीक है, सबसे मोटे वाले की शुरुआत 7 से होती है, सबसे पतले वाले की शुरुआत हमेशा 1 से होगी। सिंपल सा एक याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। जैसे एक्टोमार्फी है यानी लंबा करती, एक्टोमार्फी है, तो एक्टोमार्फी सबसे पतला है तो इसकी शुरुआत क्या होगी 117 यानी शुरुआत 117 से होगी। इसी प्रकार मेसोमार्फी है, क्या है मेसोमार्फी है, तो ये क्या है बीच का है, ये क्या है बीच का है, तो शुरुआत में 1 आएगा, बीच में क्या आएगा 7 और लास्ट में आएगा 1। इसी प्रकार जैसे एंडोमार्फी है तो एंडोमार्फी सबसे मोटा होता है तो एंडोमार्फी की शुरुआत किससे होगी 711 यानी जो सबसे मोटा है उसमें एक याद करने का तरीका बताया है मैंने कि उसकी शुरुआत 7 से करनी है, जो सबसे पतला है उसकी शुरुआत 1 से करनी है, और जो बीच का है उसमें 7 बीच में आएगा, पतला है उसमें 7 लास्ट में आएगा, और जो मोटा है सबसे उसमें 7 सबसे पहले आएगा। तो इन तीनों की नई कैटेगरी, यदि ये शब्द आता है परबल, ये शब्द आता है परबल के अकॉर्डिंग, तो आपको उत्तर क्या करना है कि एंडोमार्फी का उत्तर होगा 711। ठीक है, और यदि यहां मेसोमार्फी होता तो उत्तर ये हो जाता, और यदि यहां एक्टोमार्फी उत्तर होता तो ये हो जाता। और ये जो लास्ट श्रेणी आप देख रहे हो ये होती है सबसे संतुलित व्यक्तित्व है, सबसे बढ़िया व्यक्तित्व में होता है 4-4-4, एक्टोमार्फी में होता है 1-1-7, मेसोमार्फी में होता है 1-7-1, और एंडोमार्फी जो गोला करती होता है उसमें 7-1-1। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसी समझ में आई कि नहीं आई? जो लंबा करती है उसमें हमेशा उसकी शुरुआत तो दुबला पतला है, तो 1-1-7 लास्ट में आएगा 7 क्योंकि वो मोटा नहीं होता है। और मेसोमार्फी में बीच में याद रखना है कि याद करने का तरीका बताया मैंने। ठीक है, तो इसने ये श्रेणीकरण किया था, तो परबल पूछे तो आपको ये याद रखने हैं। ये तो हो गया परबल एंडोमार्फी का, ये हो गया मेसोमार्फी का, और ये हो गया एक्टोमार्फी का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कोटा से बोल रहे हो, किसी पुस्तक में नहीं है, क्या है? अरे जो किसी पुस्तक में नहीं हो अपनी पुस्तक में मिलेगा, जो डाटा हो कहीं नहीं है वो अपनी किताब में मिलेगा। और स्कूल लेक्चर के पेपर जो सबकी किताबें फेल हो गई थी स्कूल लेक्चर में, वो अपनी किताब में 30 में से 30 आए कंप्लीटली। ये कॉन्फिडेंस आवर कॉन्फिडेंस नहीं है, गारंटी कोई चीज की नहीं होती। मैंने अपनी एक मेहनत की है, वो किसी को पसंद आती किसी को नहीं आती, लेकिन मेरी किताब हर नॉर्मल बच्चा नहीं पढ़ सकता, वही बच्चा पढ़ेगा जो बहुत पॉजिटिव है। बाकी तो देख के डर जाते हैं कि आपने बस की बात को नहीं। ठीक है, तो मस्त रहिए, बहुत फायदा है जिसने पढ़ी है, नुकसान किसी को नहीं है, मजे मजे। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न, बुद्धि लब्धि संपर्ते विकसित किया है, इसको लेकर बड़ा विवाद होता है साहब। बुद्धि लब्धि संपर्ते किसने विकसित किया है? जब अपन एग्जाम में पढ़ते हैं बुद्धि लब्धि संपर्ते, तो इसको लेकर विवाद होता है। कई जगह स्टर्न दे रखा है, कई जगह टर्मन दे रखा है, क्या है समझिए इस बात को। देखिए अल्फ्रेड बिने को बुद्धि मापन का जन्मदाता माना जाता है। ये बुद्धि परीक्षण का पहला निर्माण इसने किया था। तो मापन का जन्मदाता, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने करना है। रीड का कोई योगदान नहीं है। मार्क रीड व्यक्तित्व संबंधित थे, संस्कृति को महत्वपूर्ण मानने वाले लोग थे। टर्मन वो व्यक्ति था जिसने 1916 में आईक्यू का सूत्र दिया था MA/CA × 100। MA का मतलब मेंटल एज, CA का मतलब क्रोनिकल एज यानी तेथिक आयु, वास्तविक आयु। जो आपकी DOB है वो CA है, क्रोनिकल एज है। और MA का संपर्ते किसने विकसित किया है? कंप्लीट संपर्ते। कंप्लीट संपर्ते की जब भी बात आएगी तो उत्तर क्या करना है? टर्मन ने करना है। अब विवाद क्या था यहां पे? यदि ये प्रश्न आता है कि बुद्धि लब्धि का सबसे पहले सुझाव किसने दिया, सुझाव की जब बात आएगी, किसकी बात आएगी? सुझाव, तब तो आपको करना है विलियम स्टर्न। क्या करना है? विलियम स्टर्न 1912। इसने सुझाव दिया था और इसने एक फार्मूला दिया था MA/CA, जिसको एक प्रकार से भी कहा जाता है कि मानसिक लब्धि। मानसिक लब्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बी ने, मानसिक लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने। इसी को बुद्धि लब्धि का सबसे पहले सुझाव देने का श्रेय जाता है। तो सर्वप्रथम सुझाव शब्द आएगा तब तो के करनो हरे विलियम स्टर्न कर दीजिए। ठीक है, और विलियम स्टर्न के स्थान पर लैंग्वेज ये आ गई
कि भाई बुद्धि लब्धि को संपर्ते विकसित कुण करो, तो बुद्धि लब्धि को संपर्ते विकसित कुण करो जना उत्तर के करके आओगा, जना करके आ जाओ टर्मन 1916 का मैंने वो बुद्धि लब्धि को संपर्ते विकसित कर दियो। और सबसे पहला सुझाव कुण दियो, तो सबसे पहला सुझाव कुण देने वाला था वो था विलियम स्टर्न 1912 में। और विलियम स्टर्न को मानसिक लब्धि का सूत्र देने का श्रेय भी जाता है, और इसने सूत्र दिया था MA/CA, लेकिन गुणा 100 किसने लगाया था? यह लगाया था टर्मन ने। तो यहां प्रश्न का उत्तर क्या माना जाएगा साहब? टर्मन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? टर्मन। यो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यो को नहीं हो? सबसे पहले सुझाव विलियम स्टर्न, विकसित करने वाले टर्मन। याद रखना, आज के बाद कोई ने मास्टर ने यो प्रश्न पूछ लियो तो सिर ने एक काम करियो, थारे दीवार के जोर जोर से बिड़ायो, ठीक है ना। कोई ने भी वो प्रश्न दोबारा पूछ लियो कि गुरुजी धीर सिंह सर तो आप बता दी थारा कोडिंग क्यों चाहिए, मतलब ऐ का नमूना भरिया पड़े ही मेकन पढ़ लिया यार, बाद में सुबह मैसेज करेंगे गुरुजी धीर सिंह जी बताओ थारा कोडिंग क्यों चाहिए। वह कह देगा धीर सिंह जी ने क्या हुआ है, धीर सिंह जी ने क्या हुआ है, देख ओ यहाँ होगो गुरुजी थे सही कह रहे हो गुरुजी, ठीक है। वो शाम के तीसरे मास्टर करेगा गुरुजी मैं दो ने तो पूछ लियो, मन विश्वास थार पर ही है, बात दुनिया पर मन विश्वास को नहीं, थारे कोडिंग बता दो। और वो कह देखो अरे बैठ तो यही भाई, मैं तेन बता रहा हूं देख ई किताब का मैं तेरो पर्सन तू वही करके आए, मैं 100% मेकन प्रूफ है, मैं आंसर की चेंज करवा दूंगा। ऐया का नमूना है ना भाई, धरती का मायने कौन से ग्रह पर जाऊंगा, एलियंस जहां रहते थे वहां पे निवास करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन को नहीं हुए, ठीक है। जको पूरा दिन इस चक्कर में लगे रहे बीकी बठिन बीकी अठिन, और पूरा दिन आप प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए 5-5 आदमी का घूमबो करे, बिको कोई इलाज को नहीं। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके चला जाना, यही आंसर करना है, फाइनली यही करके आना जो मैंने लैंग्वेज बताई है। भाषा जिस दिन साइकोलॉजी की समझ में आने लग गई, भाषा के अकॉर्डिंग पर्सन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर होता है मनोविज्ञान में, याद रखिएगा। चलिए आगे, वेरी गुड। सिर फूट जावल लो, कहीं फूट जावल लो सिर, यहाँ कहीं फूट जावल लो सिर, थारो ऐ तो कौन फूटे, पूरे दिन 12-12 घंटा लगा रो, सिर फूट जावल लो, सिर को नहीं फूटे बिड़ा के देख लो चाहिए, क्योंकि सिर जद फूटे ने जद आदमी की इच्छा हुए थे थोड़ी फोड़ लोगा, सिर फूट जावल लो, कौन फूटे सिर बिड़ा लो चाहिए, अभी बिड़ा के देख लो, ठीक है। फूट जावल लो, कट्ठे ही फूटा ना भाई। कौन सी चिंतन की प्रक्रिया सबसे कम महत्वपूर्ण है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, 8 2011 में आया हुआ प्रश्न है, 8 2011 में आया था। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? आंसर दो, चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? बता दो भाई, फटाफट बता दो। वेरी गुड, बंजारे की छोरी, वेरी गुड। बंजारे भी बहुत बढ़िया बच्चे होते हैं, बंजारों के, लुहारों के और भी बढ़िया होते हैं, क्योंकि आगे एंटीबॉडी बहुत बढ़िया हुआ है। और बाकी तो कोरोना डरणिया टाबर ज्यादा ही। सी चित्तर, देखो डायग्राम का प्रयोग होता है चिंतन में, आपने दिया उन्हीं मनोविज्ञान भी पढ़ी है, कोई भी किताब पढ़िए मिल जाएगा। चिंतन में डायग्राम का प्रयोग होगा, आप इमेजिन करोगे, प्रतिमा बनाओगे, तो चिंतन में प्रतिमा का प्रयोग सदैव होता है। सिंबल का प्रयोग, संकेतों का प्रयोग होता है, ठीक है ना, कि लाल रंग के क्रॉस को देखकर मेडिकल चिकित्सा सेवा के बारे में सोच रहे हो तो सिंबल्स का प्रयोग होगा, प्रतिमा का प्रयोग होगा, डायग्राम का प्रयोग होगा। मांसपेशी क्रिया, मांसपेशी क्रिया को कोई चिंतन संबंध को नहीं थे, कूद रहा हो, थारो सिर बिड़ा रहा हो या कोई दूसरा को बिड़ा रहा हो भी कमाने चिंतन की कोई आवश्यकता को नहीं है, कद भी थे बिड़ास को हो, ठीक है ना। वे गाम क्रिया ही उछलनो, कूदनो, भागनो, दौड़नो, ए गाम क्रिया हो, याद रखियो। हम चिंतन की आवश्यकता को नहीं हुआ गाम क्रिया, तो एक गाम क्रिया चिंतन में से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। भाषा भी चिंतन का एक अनिवार्य माध्यम माना जाता है, लेकिन याद रखना भाषा के बिना भी चिंतन हो सकता है, भाषा के बिना भी चिंतन हो सकता है, लेकिन भाषा को महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहां तीनों का प्रयोग होगा, डायग्राम का, प्रतीक का, चिन्ह का, भाषा का, संपर्ते का, ये सब का प्रयोग चिंतन में होता है, लेकिन मांसपेशी क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता। तो सी ऑप्शन गलत है। ये 8-11 में आया हुआ प्रश्न है, चिंतन पे प्रश्न जरूर आएगा, याद करके जाना अच्छे से। और चिंतन मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छे से करवा रखा है। आगे देखो भाई, कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य है? यह प्रश्न भी विवादित है, और विवादित क्यों है? क्योंकि इसमें दो कथन सत्य हैं।
इसमें दो बिंदु जो है वो गलत दे रखे हैं, इसलिए इस पर्सन एक प्रकार से विवादित पर्सन हो गया। रुचि, आप कहते हो गुरुजी रुचि रे पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? रुचि रे जरूर पढ़ना। मैंने रुचि संपर्ते ये जो छोटे छोटे टॉपिक थे इनके वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, पहले से आप इनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है? इनको पढ़ के जाइएगा, इनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना? मैं एक बार पंखा चालू कर रहा हूं, मेरे को बताना आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? पंखा चालू कर रहा हूं एक बार, क्योंकि गर्मी सी लग रही थी, एसी वैसी है नहीं इस कमरे में, ठीक है ना? तो आवाज में कोई फर्क आए तो बताना मेरे को कि इस पंखे के चलने से आपको आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या? सर मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग थ्योरी पे वीडियो बनाएं। यार थे जीण कोंदू कहीं मैं थ्योरी पर वीडियो बना रहे हो, जना बोला कि गुरुजी टेस्ट सीरीज सब दुनिया टेस्ट पर आ रही है, थे ही रहेगा गुरुजी ना, मैं टेस्ट लेके आ गो वाह विवादित, अब विवादित लेके आओ ना कहीं गुरुजी थ्योरी वाला बना हुआ है, बता दो मन, ठीक है? तो थे क्या जीवाओं का मैंने बताओ, सबसे ज्यादा महत्व किसको दें? सबसे ज्यादा महत्व अपने आप को दो, बाकी किसी को मत दो। और बताओ, नो नो नहीं नहीं नो नो, ओके ओके। आवाज में कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है आप लोगों के? भी आवाज साफ आ रही है आप लोगों तक? नहीं आ रही ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखना, ठीक है? समझना इस प्रश्न को, कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। निश्चित रूप से रुचि जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। रुचि जन्मजात भी है और अर्जित भी, याद रखना, कोई डाउट नहीं है। जो मूल प्रवृत्ति संबंधी होती है वो जन्मजात रुचियां होती हैं और जो भाव संवेदना होती है वो अर्जित रुचि होती है। मैं लगभग कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा रहा हूं इन प्रश्नों के साथ भी, याद रखना। रुचि समय के अनुसार बदल जाती है, एकदम सही है। रुचि परिवर्तनशील होती है। आपकी रुचि जो आज है किसी में, आपकी रुचि जो आज है किसी में, कल हो सकता है वो बदल जाए। वक्त के साथ रुचियां बदल जाती हैं, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है, वक्त के साथ बदलने वाला है। मौसम से भी यदि तेज कोई बदलता है तो वो इंसान बदलता है, ठीक है? और इंसान में भी लड़का और लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जल्दी बदलती हैं। रुचियों के मामले की बात कर रहा हूं। रुचियां कौन सी? जैसे किसी की संगीत में रुचि है, किसी की पढ़ाई में रुचि है, उन रुचियों की बात कर रहा हूं, याद रखना, ठीक है? तो रुचियां क्या होती हैं? परिवर्तनशील होती हैं। रुचि क्या होती है? परिवर्तनशील। रुचियां योग्यता व अभिक्षमता से संबंधित नहीं होती हैं। अब यह देखिएगा, समझिएगा, किसी भी किताब में, साइकोलॉजी के किसी भी किताब में जब आप पढ़ते हैं रुचि और अभियोग्यता का संबंध, अभियोग्यता क्या होता है? आपका एप्टीट्यूड होता है। अभियोग्यता क्या है? एप्टीट्यूड, जिसे अपन क्षमता बोल दें, योग्यता बोल दें, मतलब किसी कार्य को करने की विशेष दक्षता जो होती है वो अभियोग्यता होती है। तो रुचि जहां होती है वहां याद रखना अभियोग्यता भी लगभग होती है। 99% ये होता है कि रुचि और अभियोग्यता दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये कथन इसमें क्या लिख रखा है कि रुचि और अभियोग्यता में संबंध नहीं होता, तो संबंध तो होता है और सकारात्मक संबंध होता है, ठीक है? चौथा ऑप्शन है रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है। यह भी गलत है। रुचियों से ही आपके व्यवहार का पता चलेगा कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये कितना आकर्षक व्यक्तित्व है, इस आदमी की आइडियोलॉजी क्या हो सकती है। मतलब उसकी इंटरेस्ट के आधार पर अपना अनुमान लगा सकते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व है या बहिर्मुखी व्यक्तित्व है या उभयमुखी व्यक्तित्व है। तो ये दोनों ऑप्शन यहां गलत हो गए। प्रश्न क्या पूछ रहा है? रुचि के बारे में क्या है? असत्य है। ये असत्य कौन सा है? ठीक है ना? तो रुचि योग्यता अभियोग्यता संबंधित नहीं होती। रुचि व्यवहार में आकर्षण विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ऊपर वाले दोनों सत्य हैं, ऊपर वाले दोनों सत्य हैं। इसका जो उत्तर माना गया था, इसका उत्तर क्या माना गया था? इसका उत्तर तो डी माना गया था। आर्टेट में क्या माना गया था? डी उत्तर माना गया था। लेकिन आप मेरे से पूछेंगे सर इसका आंसर, मेरे अकॉर्डिंग ये प्रश्न डिलीट होने योग्य था। डिलीट क्यों नहीं हुआ उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि 2011 आर्टेट में ऐड हो, और 2011 आर्टेट वाले बच्चे बहुत ज्यादा भोले बच्चे थे, वो इतने ज्यादा जागरूक नहीं थे जैसे आप जो 5G के बच्चे हो उतने जागरूक वो नहीं थे। तो ये रीजन था कि इसका उत्तर उस समय डी माना गया। लेकिन ये सी भी इसमें गलत है। अभियोग्यता से भी संबंध होता है, लेकिन एक बात और भी है
कि रुचि और अभियोग्यता में सकारात्मक संबंध तो होता है, लेकिन यह अनिवार्य भी नहीं होता कि जहां रुचि होती है वहां अभियोग्यता अनिवार्य रूप से होगी, लेकिन संबंध तो सकारात्मक पाया जाता है। तो यह कथन यहां गलत था कि संबंध ही नहीं पाया जाता, तो उत्तर डी माना गया था। बाकी भविष्य के अकॉर्डिंग याद रखना कि रुचि और अभियोग्यता में सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो 8-8-11 का प्रश्न था, विवादित प्रश्न था, मेरे अकॉर्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा। रुचि अभियोग्यता में संबंध तो होता है, ठीक है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। बाकी ये उत्तर ये माना गया था डी वाला कि व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। 7 नंबर, 8 नंबर पे आ जाओ। व्यक्तित्व बुद्धि में वंशानुक्रम की बहुत सबसे अधिक दिन में 8-10 बच्चों का एक प्रश्न मेरे पास आ जाता है कि सर व्यक्तित्व बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका क्या है। ठीक है सर, इसका आंसर ये मान लिया गया, हम पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और निश्चित रूप से कंफ्यूजन होता है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, साइकोलॉजी का बोर्ड हो चाहे आरपीसी हो चाहे कोई भी संस्था हो, सबने बंटाधार कर दिया। किताबों ने विवाद पैदा कर दिए, आंसरों ने विवाद पैदा कर दिए और बच्चा सबसे अधिक परेशान इस वजह से है। वो किसी किताब में कुछ पढ़ता है, आंसर कुछ और होता है, और ये बहुत बुरी स्थिति है मनोविज्ञान में, याद रखना। अब यदि आप ये पढ़ते हो व्यक्तित्व बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका, आंसर बताएं आप, सी बी 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 बी, वेरी गुड, ठीक है। अधिकतर बच्चे बी बता रहे हैं। सुनिएगा, ये आप अपना एटीट्यूड यूज कर रहे हैं, अपना माइंड यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको सबको पता है, आप सबको पता है कि व्यक्तित्व में चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, चाहे वो मानसिक पक्ष हो, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, चाहे भावात्मक पक्ष हो, सब पे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वैसे ही जैसे बुद्धि के ऊपर वंशानुक्रम का बहुत ज्यादा, बुद्धि तो जन्मजात योग्यता है, तो बुद्धि को तो वंशानुक्रम बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन पता है आपको इसका आंसर क्या माना गया? इसका आंसर माना गया नाम मात्र की भूमिका। 8-8-11 में आया हुआ प्रश्न है, इसका उत्तर क्या माना गया? नाम मात्र की भूमिका आंसर माना गया। एकदम से गलत माना गया है, एकदम से गलत माना गया है। यदि मैं आपको ये कहूं कि प्रश्न दोबारा एग्जाम में आता है और आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा कि आपका आंसर होना चाहिए महत्वपूर्ण भूमिका। किसी भी प्रकार की किताब उठा के देख लो, बुद्धि हो चाहे व्यक्तित्व हो, दोनों में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, नाम मात्र की भूमिका नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। 50 जितना रोल वातावरण का होता है उतना ही वंशानुक्रम का होता है। तो यह अपने आप में बहुत गलत आंसर माना गया था। बच्चों ने उस समय रिट क्यों नहीं लगाई मुझे नहीं पता, लेकिन वर्तमान में आपका आंसर यह होगा महत्वपूर्ण भूमिका। माना ए गया है, लेकिन मैंने कह दिया कि आपको उत्तर बी करके आना है। ठीक है, बुद्धि जन्मजात होती है, संवेगात्मक बुद्धि अर्जित होती है, बुद्धि जन्मजात योग्यता होती है, प्राकृतिक योग्यता होती है, और बुद्धि जो विकास होता है उसका मध्य किशोरावस्था तक होता है। इसलिए विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की भूमिका होती है, लेकिन वंशानुक्रम की सबसे बड़ी भूमिका होती है बुद्धि में। संवेगात्मक बुद्धि में वातावरण की सबसे बड़ी भूमिका होती है, और चूंकि व्यक्तित्व में हमारी शारीरिक संरचना और मानसिक संरचना दोनों वंशानुक्रम से डिसाइड होती है, इसलिए व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोनों का आंसर क्या करना है आपको? ऐप पर टेस्ट कब लेंगे? ऐप पे टेस्ट जल्दी शुरू कर देंगे। थोड़ा सा संसाधनों की, मतलब कोई आदमी नहीं मिल रहा, लड़का नहीं मिल रहा जो मेरे पास आ जाए 2-3 घंटे और टाइप करके और ऐप के ऊपर वीडियो डाल दे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बाकी मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं, बहुत ज्यादा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कुछ बेटर करूं, बहुत इच्छा होती है, ठीक है ना सर। वीडियो रोज डाला करो, कोशिश रहेगी निश्चित रूप से कि मैं 10% ही लेके आऊं, लेकिन आप लोगों से रूबरू होता रहूं, क्योंकि ये प्रश्न आप पढ़ोगे तो टॉपिक्स लगभग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, लगभग क्लियर हो जाएंगे। सर वीडियो रोज डाला करो, ठीक है। दाबाई सर का लाडला, सर वीडियो रोज, ठीक है। राम राम गुरुजी, निश्चित रूप से कोशिश रहेगी, बेटर करने की कोशिश करूंगा, विश्वास रखिएगा जितना पॉसिबल होगा। आपसे निवेदन मैं यही करूंगा कि प्लीज इस समय को नकारात्मकता में मत निकालना, खोना मत इस समय को, मेहनत करते रहना, रुक मत जाना। रुक जाओगे तो आपको पछाड़ के नए लोग आगे निकल जाएंगे। इस समय को यदि आपने खो दिया इस डर में, तो याद रखना हार जाओगे, याद रखना हार जाओगे। वक्त कभी लौट के नहीं आएगा, कभी लौट के नहीं आएगा, ये इतिहास बन जाएगा, और इतिहास उन्हें अंगीकार करता है जो सफलता का इतिहास रचते हैं। तो इस वक्त को इन्वेस्ट कीजिएगा,
दिल से बोल रहा हूं, इन्वेस्ट कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय। पेड़ लगाएंगे, राम राम, ठीक है, आगे चलें, क्योंकि कुछ बच्चों को पीड़ा हो सकती है, कहते हैं गुरुजी थोड़ा फास्टली करवा दो। 9 नंबर पे अगला प्रश्न है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, समझिएगा। फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत इच्छाओं के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता और नैतिकता की अवहेलना करते हुए स्पष्ट करता है? उत्तर बताओ फटाफट। नैतिकता की जो अवहेलना करता है, जो कहता है कि बस कर लो, इच्छा की पूर्ति तुरंत प्रभाव से कर लो, यह कौन सा मन होता है फ्राइड के अनुसार? ये 8 में आया हुआ प्रश्न है, बता दो। सर जी सपनों में आप आते हो, वेरी गुड, अच्छा है कि हम आपके सपनों में आने लग गए, हमें भी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि मैं पॉजिटिविटी के रूप में आपके सपनों में आता हूं। और बताओ, सी बी सी बी सी सी सी, सुनिएगा इस प्रश्न का, सुनिएगा। अनुशंसित बनावट, जब फ्राइड ने जो मॉडल दिया था, कौन सा? गत्यात्मक मॉडल। और गत्यात्मक मॉडल में इसने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे, ठीक है ना। तो 3 प्रकार बताए थे। बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, कई बच्चे कहते हैं गुरुजी बाल बड़ा हो रहे हैं, मेरा नाई मिल रही हो को नहीं, नाई दुकान खोल रहा को नहीं, कोई फतेहपुर में हुआ है तो बताओ भाई रे, कोई ग्राहक ही कर जा तो कटिंग वटिंग तो करवा ला, ठीक है ना भाई, कोई टेंशन को नहीं, बाल बड़ा होगा तो हो जाऊंगा। सी, वेरी गुड, समझना। गत्यात्मक मॉडल में इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों को समझिएगा। इड वो मन की अवस्था है जो राक्षसी है, जो आपको गलत करने के लिए प्रेरित करता है। वो कहता है कि जिंदगी का भरोसा नहीं है। इस टाइम पर कोरोना काल में थाना का नमूना मिलेगा, अरे पढ़ रहे हो किए करेगो पढ़ की, क्यों पढ़ूंगो, अरे की करेगो क्यों पढ़ूंगो, तने पतो है 4-10 तो गया रीट की तैयारी करनी, कौन गया दिस, पहले तो बेचारा भैया परेशान होया, 2 साल एग्जाम की तैयारी कर रहा, और अब कोरोना ले डूबियो बन, क्यों भरोसो को नहीं है जिंदगी को, जिले भाई एग्जाम रिट राट हर साल आती जाएंगी, वो कोरोना जी साहब आ रहे हो ने, वो भी साहब चपेट में ले रहे हो, तो भरोसो नहीं है जिंदगी को, हर बार अं काट दे आफा, जिंदगी का आनंद लो, जिंदगी जी लो, लाइफ को कोई भरोसा नहीं है। वो कदे को यार बात तो तू जोर की कर रहे हो रे यार, देख रे वो बेचारो तैयारी कर रहे हो, 4 साल हो गई तैयारी करते हो, बेचारो इस चक्कर में ब्याह भी कौन करे हो, और गयो दिमाग खराब हो जाओ। ये दिमाग खराब किसने किया? इड ने किया। इड आपके अंदर था पहले से, उसने इड को जागृत कर दिया। वो बंदो हैं को है जो को बेचारो पूरा दिन ठालो बैठो और सोशल मीडिया पर टाइम पास करे, वो सोचे कि दूसरों भी नहीं करे तो वो ऐ को ज्ञान देगो, जिंदगी को कोई भरोसा को नहीं है भाई, जिंदगी का मजा ले लो, पिसा नहीं हुए तो उधार ले लो, आगलन वापस देना ही को नहीं। यो कौन सो मन है? इड है, यो राक्षस है। यो कहे कि जय इच्छा उत्पन्न होगी कि यार मेरा मन कर रहे हो कि मैं तो कोको कोला पीऊंगो, तो बी टाइम पर दुकान पर जा, दुकानों का दे, मैं कोरोना काल में दुकान को नहीं खोलूं, तो दुकान नहीं खोला बिकट बी टाइम पर 2 चपेट मार और दुकान को ताड़ो तोड़, अरबा कोको कोला उठागी पिल्ले। ये कौन कहेगा? इड। यही बात करे हुए, बिना इच्छा के, नैतिकता के अवहेलना करते हुए, किसी को कष्ट हो तो होने दो, बस मेरी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। ये कौन सा मन करता है? इड। ईगो जो होता है ना, अहम, वो कहता है कि देख इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन मान ले आग लो दुकान और पकड़ ले तो, पापा जी देख लियो तो, मम्मी को पता चल गया तो, आपने मन में कई बार आएगा विचार आऊं कि कोई पतो चाल जाएगो तो क्यों है गोरे, कोई देख लेगो तो क्यों है गोरे, अरे अफा के करा अपना पग वापस आए कर लाइन ना, अफा को नहीं करा भाई, ठीक है। तो वो कौन सा मन है? ईगो है। यो थाने परिणाम से डराव है, ठीक है। और सुपर ईगो परम है, यो भगवान को रूप हो गए। ये क्या होता है? भगवान का रूप होता है। ये कहेगा चोरी मैं कदापि नहीं करूं, चाहे मरना मंजूर है लेकिन ये नहीं करूंगा। ऐसे लोग भगवान होते हैं। ये लोग परिणाम से डरते हैं। अरे ये लोग हुए राक्षस 1 नंबर का, खाली
पिल्लें और मौज करें, सुबह ढंग से गिट लें, दोपहर में गिट लें, शाम में गिट लें और शाम के पी पा के आराम से और सोएं। अन कोई मतलब को नहीं दुनियादारी हूं, अन आपकी जिंदगी का जितना भी आनंद होए, चाहे कोई ने परेशान करके लेना हो, चाहे कोई दुखी करके लेना हो, बन लेने में विश्वास रखे। वो कौन सा मन होता है? वो इड होता है। वो कौन सा मन होता है? इड होता है। समझ में आई को नहीं आई? इड राक्षस है, थारे भीतर भूत है, राक्षस है, पैसाच है। जितने भी गलत कार्य करवाएगा वो कौन करवाएगा? इड करवाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, समायोजन प्रक्रिया के दौरान, ये भी आपके 8/8/2018 में आया हुआ प्रश्न है। इसको मेरे बच्चों ने, कई बच्चों ने मेरे को भेजा कि गुरुजी समझ में को नहीं आया। बहुत सी विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। यह क्या है? समझना, बहुत इजी चीजें हैं। समायोजन टॉपिक जब पढ़ते हैं तो वहां एक बिंदु आता है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, और ये मोटिवेशन में भी आता है। इससे लगातार प्रश्न आ रहे हैं। उपागम उपागम, अप्रोच अप्रोच, अवोइडेंस अवोइडेंस, परिहार परिहार, उपागम परिहार, अवोइडेंस आपका अप्रोच अवोइडेंस, और एक होता है बहु उपागम परिहार संघर्ष। ये 3 प्रकार जो बताए थे वो कुर्ट लेविन ने बताए थे, और चौथा प्रकार जो बताया था वो हॉलैंड व सीयर्स ने बताया था। तो टोटल 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? टोटल 4 प्रकार होते हैं। समझिए, इस प्रश्न को समझना। उत्तर क्या आ रहा है? सी सी सी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो। बहुत पॉजिटिविटी के साथ, इसी जोश के साथ, जिस गति से आप उत्तर देते हो इसी गति से पढ़ना है, और ऐसा इतिहास रच के जाना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हो रही, आप वैसा करके जाओगे कि जो लोग रोना रो रहे हैं गंदी परिस्थितियों के सामने, आपको बहुत गजब की पढ़ाई करनी है। क्योंकि धीर सिंह सर का लाडला होते, अभी एक टाबर कमेंट करें, धीर सिंह सर के लाडले, धीर सिंह सर के लाडले, चाहे कोरोना हो चाहे कोई बीमारी हो, वो उसी गति से पढ़ेगा, वो उसी स्पीड से चलेगा, वो उसी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ेगा, वो कभी नकारात्मकता पाल ही नहीं सकता। तो यदि मेरा लाडला हो, जना तो देखो थे डरियो मत और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करियो, ठीक है। और मेरा लाडला नहीं हो जना तो भाई डरबो करियो और पढ़ाई 2 महीना बाद में कर लियो जब एग्जाम सिर पे आ जा, ठीक है। समझियो, प्रश्न का उत्तर लगभग बच्चों ने सी दिया है। समझना यह था, देखिए 2 उपागम उपागम जो होता है ना, अप्रोच अप्रोच, उसमें तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों ही सकारात्मक विचार होते हैं, वो तो होता है उपागम उपागम। परिहार परिहार में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, ना तो मैं खेलना चाहता हूं, मैं ना पढ़ना चाहता हूं। और ये जो होता है ना, ये मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाह रहा हूं कि मैंने गलती की, सर मैंने गलती की है, मैं स्वीकार करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे मन में विचार आ रहे है कि यार यदि मैं गलती स्वीकार कर ली और बाद में गुरुजी गलती स्वीकार करें बाद में और मारन लग गया लफा ही लफा, तो क्यों वगो? अब दिमाग में काम कर रहे हो कि ना स्वीकार करना तो ठीक है, लेकिन स्वीकार करें बाद में रिजल्ट जो आवगो बे गब्बुगुण खागो तो नेगेटिव विचार आगो ना, रहनी देशा फातो गुरुजी के सामने गलती स्वीकार करना रहनी देशा, तो लास्ट वाला विचार नेगेटिव है और पहले विचार पॉजिटिव है, ठीक है ना। थारा हूं कई बच्चा हुए उशाटाबर, बड़ा उशाटाबर हुए, मैसेज करे गुरुजी बहुत जोर की इच्छा हो रही है रिट में टॉप करना की, बहुत ही जोर की इच्छा है कि मैं रिट में टॉप कर जाऊं गुरुजी, 140 145 148 नंबर आना चाहिए। डेली मैसेज आते हैं गुरुजी 145 नंबर लाना की मेरी बहुत इच्छा हो, मैं डेली रात में सोऊं जना, मैं वही विचार लेके सोऊं कि कॉल देखिए मैं बहुत पढ़ूंगा, मैं 145 नंबर लाऊंगा। फिर कहें गुरुजी मन तो बहुत करे लेकिन पढ़ियो कौन जा, कोई इलाज बताओ ना गुरुजी, के करा? कोविड वैक्सीन लगवा लो। इलाज क्या है? कोविड की वैक्सीन लगवा लो, 2 दिन मैं पतो चल जाऊंगा, बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट आऊंगा। अरे कोई बावली बात तो है करेंगे, मेरा मन तो बहुत करो कि मैं यहाँ कर दूंगा बया कर दूंगा, लेकिन गुरुजी इच्छा ही क्यों नहीं हुए? ये कौन सो संघर्ष हो रहे हैं, उपागम परिहार हो रहे हैं। मेरी इच्छा तो है कि मेरे कन गुरुजी बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत जोर की गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है। अया कोई व्यवस्था हो जा तो बता दियो गुरुजी। गुरुजी टॉप तो नौकरी लागने की तो बहुत इच्छा है, कोई है बताओ, लेकिन पढ़ाई को मन कौन करे, कोई पेपर वेपर व्यवस्था बैठ जा तो मन भी बता दियो गुरुजी, मैं भी तैयार बैठा। तो ये कौन सो संघर्ष है? उपागम परिहार है। कौन सो है? उपागम परिहार। एक पॉजिटिव है कि सिलेक्शन लेना चाहूं, लेकिन दूसरो विचार है गुरुजी पढ़ाई में मन कौन लगे, वो पढ़ाई वालों काम को नहीं हुए, कोई मैं साइडों कोई व्यवस्था बैठ जा तो देख लियो। ये उपागम परिहार है,
ऐसे नमूने बहुत हैं आजकल। ठीक है, आगे देखो उत्तर क्या होगा इसका, पद्धति वर्जन विरोधाभासी, अप्रोच अवोइडेंस, उपागम परिहार बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, उपागम परिहार। उपागम का मतलब अप्रोच है और वर्जन का मतलब है अवोइडेंस है, हटाना। कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नियमित नहीं है, बता दो फटाफट। ब्लूम के वर्गीकरण में नियमित नहीं है। जब ब्लूम टैक्सोनॉमी आप लोग पढ़ते हैं तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जब पढ़ते हैं तो उसके 3 अनुक्षेत्र होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। सबको पता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। बताओ भाई फटाफट बताओ। सर जी आपके छात्रों को दवाई सर को लाडलो बहुत आ रहे हो रहे यार, कताक लाडला हो रहे होते। सर हिंदी में बोलो, हिंदी आवा ही नहीं जना कोई इनके रहे, हिंदी कोई सिक्खी को नहीं माना, हिंदी आवा ना, इंग्लिश आवा ना, मारवाड़ी भी ढंग से को नहीं आवा है, कहीं हिंदी में बोलो। हिंदी आती नहीं है भाई, हिंदी की तो बैंड बजा रखी है सभी ने। डी 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 है, डी है, डी है, वेरी गुड। डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन बच्चे अधिकतर उत्तर बता रहे हैं। यह प्रश्न आपके आरटेट में आया था, मैं ये प्रश्न बार बार मैंने कहा कि मैं क्यों लेके आ रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका पूरा दिन खराब कर देते हैं। यदि एक प्रश्न आपके समझ में नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाते हो गुरुजी क्या हो रहा है। अधिगम ब्लूम के वर्गीकरण में 3 है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, लेकिन इस प्रश्न को डिलीट किया गया। क्या किया गया, डिलीट किया गया। बोर्ड ने, आरटेट में आया हुआ प्रश्न है। क्यों किया गया, क्योंकि याद रखना, ज्ञानात्मक है ठीक है, क्रियात्मक है ठीक है, भावात्मक है ठीक है, लेकिन जो मनोप्रेरणा बोलते हैं, साइकोमोटर होता है, वो किसका नाम होता है, वो क्रियात्मक का ही नाम होता है। मनोप्रेरणा, साइकोमोटर, क्रियात्मक का ही नाम होता है। इसलिए याद रखना, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था, तो ये भविष्य के अकॉर्डिंग याद रखना, मनोप्रेरणा, साइकोमोटर, क्रियात्मक अनुक्षेत्र का ही दूसरा नाम है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, मनोप्रेरणा क्रियात्मक अनुक्षेत्र का दूसरा नाम है, दूसरा नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। जब बच्चा फेल होता है इसका तात्पर्य क्या है, फटाफट बता दो। बच्चा फेल होता है, मैंने चर्चा पहले भी कर ली थी, यह प्रश्न सीटेट में बहुत बार आया हुआ है कि बच्चा फेल होता है तो क्या शिक्षक की गलती है, क्या विद्यालय की गलती है, किसकी गलती है। बच्चे के फेल होने का तात्पर्य है कि किसकी गलती है। बी 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 क्या है, क्या आ रहा है, डी आ रहा है, वेरी गुड, डी आ रहा है, ए डी आ रहा है, ठीक है, डी आ रहा है। सर लाइक करो, अरे लाइक कौन करे, बड़ा आरामी हुए मेरा जो चैनल देखा ना, न तो कोई दूसरा मोटिवेट करे बड़ा नहीं। अब तक 2.5 लाख के सब्सक्राइबर होते क्या, कम से कम 8-10 लाख सब्सक्राइब हो जाते, लेकिन करते नहीं है। रामी है कि दूसरा ने भी आज सूचना मिल जाएगी, गुरुजी वाला प्रश्न दूसरा ने भी मिल जाएगा। अरे इतना सेल्फिश मत बना करो, सब बच्चों तक शेयर किया करो कि अपना टारगेट है 5 लाख तक का अगले महीने में, तो मैं कर रहा हूं तो आप भी कर दिया करो। बहुत सेल्फिश टाबर हो, 1 नंबर का स्वार्थी, किया करो लाइक शेयर, ठीक है। सी, व्यवस्था फेल हुई है, यह एनसीएफ 2005 का स्टेटमेंट है। कभी भी याद रखना, एक बच्चे का फेल होना ना शिक्षक की असफलता है, ना विद्यालय की असफलता है, ना पाठ्यक्रम की असफलता है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था असफल हुई है। यह है एनसीएफ 2005। उपलब्धि परीक्षण, यह आपके आरटेट 2018 में था, शायद 2018 में था आरटेट। उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के दिए जा सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, बताओ, उत्तर बताओ, फिर इसकी चर्चा करता हूं। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। रीट 18 का प्रश्न था शायद, और इस प्रश्न के आगे शायद गोला लगा हुआ होगा, ऐसे यूं लगा हुआ होगा आंसर की में। आप कह रहे हो गुरुजी क्या माने, क्योंकि अवनी मनोविज्ञान में मैंने इसके 2 प्रकार बता रखे हैं। कितने प्रकार बता रखे हैं, 2 प्रकार। सी 6 प्रकार, 2 प्रकार, बी डी, वेरी गुड, सी बी डी, बहुत अच्छी बात है। यह प्रश्न सबसे अधिक कंफ्यूजन क्यों करता है, उपलब्धि परीक्षण वाला, समझिएगा। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, मनोवैज्ञानिक मापन की कोई भी किताब उठा के देख लेना, मनोवैज्ञानिक मापन की, ऑथेंटिक बताता हूं, बकवास बातें करूंगा ही नहीं, याद रखना, ऑथेंटिक बात कर रहा हूं। ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं ऑथेंटिक किताब से। मनोवैज्ञानिक
मापन की कोई भी ऑथेंटिक किताब, रेफरेंस किताब उठा के देख लेना, उपलब्धि परीक्षण के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दो ही प्रकार होते हैं। मुख्य प्रकार दो ही होंगे, कौन कौन से? एक होता है मानक परीक्षण, स्टैंडर्ड, ठीक है, और एक होता है शिक्षक निर्मित परीक्षण, ठीक है। और मानक परीक्षण के दो प्रकार होते हैं, सामान्य उपलब्धि परीक्षण और विशेष उपलब्धि परीक्षण। और शिक्षक निर्मित परीक्षण के तीन प्रकार होते हैं, लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं, जो एक प्रकार से अपन बोलते हैं, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोल दो, निबंधात्मक बोल दो, अलग अलग प्रश्न, निदानात्मक परीक्षाएं बोल दो। तो याद रखना उपलब्धि परीक्षण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो साइकोलॉजी की जितने भी टेस्ट किताबें हैं उनके अकॉर्डिंग उत्तर बता रहा हूं, आपको उत्तर यह करना है दो प्रकार, मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है, मानक उपलब्धि परीक्षण और दूसरा शिक्षक निर्मित परीक्षण, मनोविज्ञान की किताबों के अकॉर्डिंग। अब संस्कृत में अलग आएगा, हिंदी में अलग आएगा, विज्ञान वाले अलग बताएंगे, गणित वाले अलग बताएंगे, एसएसटी वाला मेथड वाला गुरुजी अलग बताऊंगा। तो वो अलग अलग बताएंगे, वो मेथड्स की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उत्तर इसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दो ही माना था, पहली आंसर की में दो ही उत्तर माना था, लेकिन बाद में कुछ बच्चों ने कोई मेथड्स की किताब उठा के लेगा और रिट लगा दी, तो लास्ट में इस प्रश्न को डिलीट मतलब बोनस कर दिया गया। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि दोबारा भी ये प्रश्न आता है तो आपका उत्तर होगा, मुख्य प्रकार दो ही होते हैं, एक मानक उपलब्धि परीक्षण होता है और एक शिक्षक निमित्त परीक्षण होता है, दो ही मुख्य प्रकार होते हैं। तो पहले आंसर इसका दो ही माना था, बाद में इस प्रश्न को बोनस घोषित कर दिया गया, क्योंकि मेथड्स में हर किताब में विज्ञान की अलग उपलब्धि परीक्षण है, गणित का अलग ही, हिंदी का अलग है, संस्कृत का अलग है। तो आप उनके अकॉर्डिंग क्यों पढ़ते हो? साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो साइकोलॉजी अकॉर्डिंग पढ़ो। साइकोलॉजी में हिंदी संस्कृत को लाने की आवश्यकता नहीं है आपको, साइकोलॉजी को साइकोलॉजी नजर से पढ़िए। मनोविज्ञान में उत्तर क्या करना है? दो ही करना है, बाकी तो कंफ्यूज होगा तो वही वो कोई इलाज थोड़ी भी चीज को। 14 नंबर का प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाता समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? अब इसमें भी आप कह दो गुरुजी, बी कोचिंग वाला गुरुजी तो ओ उत्तर बतायो, बी किताब वाला वो बतायो, बी दिल्ली वाला बे बतायो, उत्तर प्रदेश वाले गुरुजी ने ये बताया, मध्य प्रदेश वाले गुरुजी ने ये बताया, और थे ये बता रहा हूं। देखो मैं कहता हूं किसी की मत सुनो, थोड़ो बहुत तो खुद को यो खोपड़ो यूज किया करो, थोड़ा बहुत इसका यूज किया करो, इसने माइंड का यूज किया करो, ये कभी काम नहीं आएगा, याद रखना, एक बार काम में ले लो इसको अच्छे से। जब आकलन पढ़ते हो तो आकलन तीन प्रकार का होता है, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब समझने वाली बात थी अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। यहां प्रश्न क्या है, जब एक बावर्ची खाना बनाते समय खाने को चखता है तो किसके समान है? अब इसमें जितने टीचर से प्रश्न पूछोगे, जितनी किताबें देखोगे, उतने ही डिफरेंट आंसर आएंगे। मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया था, आप मानते तो कोई चीज को हो नहीं, पूरे दिन मतलब मैंने वीडियो बना दिया, उसके बावजूद ये प्रश्न मेरे पास बच्चे सेंड करेंगे, गुरुजी और था रिकॉर्डिंग क्यों नोचे, अंतिम रूप बता दो गुरुजी, थार पर विश्वास तो बहुत है, एक बार थे लिख के बता दो कि ओही होना चाहिए, फिर मान विश्वास हो जाओ। अरे मैं वीडियो में बता दूं, नहीं एक बार थे और बता दो कि मेरे अकॉर्डिंग वही होना चाहिए, फिर मन पक्को विश्वास हो जाओ गुरुजी थे बता दियो। जोर का टाबर हो रहे, समझनो क्या है, सीखने के रूप में आकलन को मतलब क्यों हुआ? सीखना का आकलन, सीखने का आकलन तो यह होता है कि कोई कार्य समाप्त हो गया, कि मैंने खाना बना दिया, बनाने के बाद मैं कोई आकलन कर रहा हूं कि खाना अच्छा बना कि बुरा बना, वो तो सीखने का आकलन है। यहां क्या है, बनाते समय, यानी कि जो कार्य करते समय होता है वो दो ही आकलन होते हैं, या तो अधिगम के लिए आकलन होता है या अधिगम के रूप में आकलन होता है। समाप्ति पे जो होगा वो क्या होगा, का होगा, ठीक है। सीखने के लिए आकलन क्या होता है, सीखने के लिए आकलन में हमेशा खुद कभी नहीं होगा, खुद भी होगा और टीचर भी होगा, दो लोग साथ होंगे जिसमें सहयोगी रूप से एक दूसरे का मूल्यांकन करेंगे, जो निदानात्मक भी होगा, जो रचनात्मक भी होगा, वो आकलन होता है सीखने के लिए। जैसे क्रिस्टीना नामक मैडम घूमते बच्चों को घुमा के लेके आई और फिर वो लौटते समय बच्चों के साथ चर्चा कर रही है कि उन्होंने ब्रह्मांड से क्या सीखा, वो सीखने के लिए आकलन होगा, क्योंकि वो बच्चों के साथ चर्चा कर रही है और अभी टूर खत्म नहीं हुआ, वो लौट रहे हैं केवल, ठीक है। और ये प्रश्न क्या बना रहा है, खाना बनाते समय चेक कर रहा है कि नमक ज्यादा है, मिर्च कम है, जहां लुगाई क्या करें आपने, अरे आपने कोई घर गेस्ट आवे, मेहमान आवे,
जना नॉर्मली आप नॉर्मल आ जाते तो बैंक की चाय बना दी जाएगी बने, ठीक है, लेकिन गेस्ट आए तो आप कहते हैं गेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जना लुगाई के करें चाय बनाते बनाते बीच में चाखें, टेस्ट करें कि मिठा ज्यादा है, मिठो कम तो नहीं है, अदरक सही है को नहीं, तो वह बीच में चेक करें कि सही बनी कौन बनी। ये कौन सा आकलन कर रही है, किसका आकलन कर रही है? मैं मेरा खुद का आकलन कर रहा हूं, तो ये बावर्ची बेचारा खुद का आकलन कर रहा है। और जब खुद का आकलन होता है तो हमेशा याद रखिए लोक की लकीर है, ये पर्सन सीखने के रूप में आकलन होगा। और उसके बावजूद यदि आप कंफ्यूज होते हो तो आप जैसा मूर्ख इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। दुनिया भर के धक्के खाते रहो, किताबों में धक्के खाते रहो, कोचिंगों में धक्के खाते रहो। कॉमन सेंस की बात है कि जब मेरे को मेरा खुद का करना है तो कौन सा आकलन करूंगा? सीखने के रूप में करूंगा, मेरा कर रहा हूं मैं, फिर कि उसके बावजूद आप मतलब इन प्रश्नों को पूछते हो। मतलब अफसोस होना चाहिए आपको कई बार कि यार खुद को थोड़ा बहुत तो यूज कर लिया करो कि यार इसका क्या आंसर होना चाहिए। कॉमन सेंस यूज करो वरना लोग बेवकूफ बना देंगे, परेशान हो जाओगे इस प्रकार से। कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाओगे ऐसे, तो कोई भी धोखा दे देगा आप लोगों को, कोई कंफ्यूज कर देगा मेरे अकॉर्डिंग है होना चाहिए, बी का अकॉर्डिंग है होना चाहिए। किस किस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे? अरे खुद के अकॉर्डिंग पढ़ो, खुद का दिमाग यूज करो, खुद के अकॉर्डिंग पढ़ोगे कभी धोखा नहीं खाओगे। कोई फर्क कौन पड़ा है? उत्तर क्या करना है? सीखना के रूप में आकलन। अंतिम प्रश्न, जनजोग का मानना है, मैंने आज टेलीग्राम पे शेयर किया था, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर टेलीग्राम चैनल का नाम। मेरा एक ही टेलीग्राम चैनल है, धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल। ऑफिशियल लिखा मिलेगा जिसपे 62,000 सब्सक्राइबर हैं। उसके अलावा मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। कुछ बच्चियों ने मेरे को मैसेज किया कि सर हमने तो उस टेलीग्राम चैनल पे बात की, आपके रूप में किसी ने बात की, मुझे कोई मतलब नहीं है साहब, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। एक ही टेलीग्राम चैनल है। फेसबुक चैनल 2 चलते हैं, वो मेरे नाम से चलते हैं। इंस्टाग्राम चैनल में धीर डॉट धाबाई आएगा, धीर डॉट धाबाई के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, वो सिर्फ मेरा है, याद रखना। और यूट्यूब पर चैनल एक ही है, आईडी मेरी 2 बनी हुई है, जिनमें दोनों मेरे जो किताब में नंबर है वो दोनों डाल रखे हैं। बाकी मेरा कोई चैनल नहीं है। यदि कोई बच्चा किसी भी रूप पे आपसे बात करता है तो मेरी उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, याद रखिएगा। सिर्फ 62,000 वाला यूट्यूब टेलीग्राम चैनल मेरा है और उसको डील मैं ही करता हूं, ठीक है। तो ये प्रश्न सीटेट में आया हुआ है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, याद रखिएगा। ये जनजोग एक मनोवैज्ञानिक है। मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, उस पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियो मैसेज भेजता हूं। टेलीग्राम चैनल 62,000 वाले पे जनजोग के अनुसार मानना है कि संज्ञान और भाव एक दूसरे में निहित होते हैं। कुछ बच्चों ने बना रखे हैं, वो बच्चे पॉजिटिव भी हैं, वो बच्चे मेरे मैसेज को शेयर भी करते हैं, वो बच्चे अच्छे हैं। लेकिन मान लो कोई उसमें नेगेटिव कोई कमेंट आ जाता तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, याद रखना। वो मेरी बातें वहां शेयर कर देते होंगे, वो उनका, वो बच्चे मैं भी जानता नहीं होती, मेरे से पूछते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर हमने आपके नाम से चैनल बना रखा है। अब वो मनमर्जी से चैनल बना रखा है तो उसमें कोई ऊपर नीचे बातें होती हैं तो फिर मैं उसका जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये समझिएगा, ये सीटेट में आया प्रश्न है। जनजोग क्या कहता है? जनजोग एक मनोवैज्ञानिक है। यह प्रश्न बहुत बार आता है। सवेंग और संज्ञान एक दूसरे में अंतर संबंधित होते हैं। सवेंग और संज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, याद रखना। तो सवेंग और संज्ञान में कौन सा संबंध होता है? सहसंबंधित होते हैं, एक दूसरे में निहित होते हैं। लेकिन ये एकमात्र मनोवैज्ञानिक था जनजोग, इसने ये कहा कि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र। तो नॉर्मली जो जनजोग मानता है वो तो ये मानता है कि फ्रीडम है। और यदि साइकोलॉजी अकॉर्डिंग प्रश्न आ जाता है तब आपको उत्तर क्या करना है कि सवेंग और संज्ञान एक दूसरे में क्या होते हैं? निहित होते हैं। तो सवेंग और संज्ञान एक दूसरे में निहित होते हैं, यह तो मनोवैज्ञानिक लॉजिक है। और जजोग का मानना क्या है कि जजोग ये कहता है कि सवेंग और संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं? फ्रीडम होते हैं। तो एक अच्छा प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। जनजोग के अनुसार स्वतंत्र मानना है और नॉर्मली क्या मानना है आपको? नॉर्मली क्या मानना है? अंतर संबंधित, अन्यो आश्रित, ठीक है, याद रखना। क्या लिख रहे हो? बी बी बी, ठीक है। और कोई बात है क्या? एक प्रश्न और है, शायद 15-16 ही क्या? एक प्रश्न और है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, रिट में आया हुआ आपके, नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजना में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? बी आ रहा है, वेरी गुड, बी आ रहा है, वेरी गुड, बी आ रहा है, वेरी गुड। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर रिट की एग्जाम कब होगी?
देखो कभी भी हो जाए, 20 जून को तो मेरे अनुसार, मैंने पहले भी कहा था 20 जून को मेरे अनुसार तो कोई भी हालत में नहीं होगी, लेकिन ये मेरा विचार है कि 20 जून तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, धीरे धीरे आंकड़े कमजोर होते जाएंगे और नॉर्मल सिचुएशन होगी तो अगस्त में आपका रिट का एग्जाम पॉसिबल है। अगस्त मेरे अनुसार पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग डेट। बाकी 20 जून का मुझे तो कदापि नहीं लग रहा है कि 20 जून को एग्जाम होगी, मुझे तो नहीं लग रहा, कदापि नहीं लग रहा है। अगस्त से पहले एग्जाम मुझे नहीं लग रही है, तो आप अगस्त के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और 20 जून के अकॉर्डिंग करें तो बहुत बेटर बात है। तो प्रचलित योजना में देखो बहुत सिंपल सा प्रश्न आप लोगों ने उत्तर दे दिया है, आत्मसातीकरण एसिमिलेशन। कोई भी नई जानकारी पहले से जो मौजूद है उसमें जोड़ी जाएगी तो आत्मसातीकरण है, और पहले से जोड़ के फिर परिवर्तन करोगे वो हमेशा क्या होता है, समायोजन होता है। और साम्य धारण जो होता है, इक्विलिब्रेशन, वो इन दोनों के बीच के संतुलन की प्रक्रिया होता है। तो कोई भी पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ रहे हो, यह आत्मसातीकरण है। और नवीन ज्ञान में पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करते हुए कोई नवीन स्कीमा बना रहे हो तो वो होता है समायोजन होता है, ठीक है। और साम्य धारण होता है सही व संतुलित स्कीमा बनाना। 1 घंटे की एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, याद रखना। 1 घंटे की क्लास का मतलब, लाइव सेशन का मतलब है 3 घंटे के बराबर मेहनत होती है, ठीक है। मस्त रहिएगा, बहुत पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा, टेंशन मत लेना, सब बेटर होगा, बहुत बेटर होगा, याद रखना। बहुत अच्छा वक्त आएगा, बस अपने आप को बनाए रखिएगा अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ। 20 जून को ही है, 20 जून को फिलहाल तो मुझे तो लगता नहीं परिस्थितियों को देखते हुए, और हो जाए तो बहुत बढ़िया है। 20 जून को अपने को तो नुकसान ही नहीं है, बढ़िया है। जलने वाले जलते रहेंगे, जलने दो उनको और जलने दो, क्या फर्क पड़ेगा। आप तो बस मस्त रहना, आप लोगों को मत नहीं जलना है, थे मत जलना लाग जाओ मेरा सा ना, थे मस्त रहियो, बस फायदा उठाओ बस, ठीक है। और जुड़े रहना। जल्दी अवनी एजुकेशन ऐप पे भी मैं कोशिश करूंगा कि एक टेस्ट सीरीज शुरू करूं अच्छे से यूनिट वाइज, ये अवनी एजुकेशन ऐप पे शुरू कर देंगे। ये जो अभी डाउटफुल पर्सन वाली सीरीज चली रही है, और टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पे अवनी एजुकेशन ऐप पे, अवनी एजुकेशन ऐप ही ऑथेंटिक ऐप है मेरा, जिसपे कंप्लीटली जो मेरे नियंत्रण में रहेगा, बाकी कहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और टेलीग्राम चैनल मैंने बता दिया है, इंस्टाग्राम चैनल एक ही है, और बाकी टेंशन लेना नहीं, हर चीज को मेरे से प्रूफ करवाना पहले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। मस्त तरीके से रहना, पॉजिटिविटी के साथ रहना, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, ठीक है। सभी को राम राम, हल्दी वाले दूध के साथ, और खूब नींबू पानी पीना, गर्म पानी पीना। और कोई भी लक्षण आता है तो प्लीज दिखा लेना, जांच करवा लेना, डरना नहीं है, बहुत आराम से इलाज हो जाता है। तो कोई भी इस चीज को लेकर टेंशन में नहीं आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सहयोग रहता है आप लोगों का, बहुत पॉजिटिव बच्चे हो आप लोग। थोड़ा बहुत डांट देता हूँ, डरा देता हूँ, लेकिन ये भी मेरा अपने आपके ऊपर अधिकार समझ के डांटता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।